हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम मार्क पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने इससे पहले एक लेक्चर लिया था जो था हमारा इंट्रोडक्शन और थ्योरेटिकल फाउंडेशन का, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिया था जो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और हमने एजुकेशनल फिलोसफीज जो थी वो हमने कवर कर लिया था। लेकिन बच्चों उसमें एक टॉपिक और था जो उस दिन नहीं हो पाया था कवर, जो था हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आज हम सेकेंड पार्ट में उसी को कवर करेंगे। तो बच्चों चलो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 2 कवर करते हैं जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो हम लोग उसको आगे लेके चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले टीचिंग टीचिंग क्या होती है। हाँ, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले कि टीचिंग क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, और जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं। आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। जितनी भी हेडिंग्स अभी मैंने बोली वो 5 मार्क्स में एक्सप्लेन टीचिंग, उसके नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग हमारा क्या होता है, ये कई सारे जो हमारे फिलोसोफर थे उन्होंने क्या किया था, डेफिनेशंस दिए थे। तो पहला हमारा डेफिनेशन क्या है टीचिंग का, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन। इनका कहना था कि जो टीचिंग होता है कि इंटीमेट कॉन्टेक्ट होता है किसके किसके बीच में, एक जो मोर मैच्योर पर्सनालिटी होता है और जो उससे कम होता है। तो यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सनालिटी किसको कहा गया है, टीचर्स को कहा गया है, और जो लेस मैच्योर वन किसको कहा गया है, स्टूडेंट को कहा गया है। तो बच्चों ये मोर मैच्योर पर्सनालिटी जो होता है ये किसके लिए कहा गया है, टीचर्स के लिए। और जो हमारा लेस मैच्योर है वो किसके लिए कहा गया, ये स्टूडेंट्स को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है टीचिंग का। अगर पूछता है कि टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टेक्ट किसके किसके बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। और यहाँ पे टीचर को क्या बोला गया, यहाँ टीचर को बोला गया है मोर मैच्योर पर्सनालिटी, और स्टूडेंट्स को बोला गया लेस मैच्योर वन या लेस मैच्योर पर्सनालिटी। ठीक, और ये कितने दिया था, एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। बच्चों नाम भी याद रखना, थोड़ा दूसरे कलर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक, अब बच्चों हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारा दूसरा डेफिनेशन है वो किसने दिया था, जैक्सन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि टीचिंग जो होती है वो क्या होता है, फेस टू फेस एनकाउंटर होता है। किन लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें से एक क्या होता है, टीचर होता है, जिसका जो क्या होता है वो कुछ ऐसी चीजें करता है, वो ऐसा इफेक्ट डालना चाहता है कि उसके पढ़ाने की वजह से दूसरे जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए। और वो दूसरा पार्टिसिपेंट कौन है, वो स्टूडेंट्स हैं आपके। तो हमारे जो जैक्सन ने कहा था कि ये जो टीचिंग होता है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। उसमें से एक जो क्या होता है, उसमें से एक आपका टीचर होता है जिसका मकसद होता है कि वो जो दूसरा पार्टिसिपेंट है उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन इफेक्ट डाल के चेंजेस लेके आ पाए, मतलब कुछ ऐसा सिखाए, ऐसा कुछ बताए जिसकी वजह से क्या हो, जो दूसरा पार्टिसिपेंट है या जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर चेंजेस आ सके। और दूसरा पार्टिसिपेंट यहाँ किसको कहा गया, स्टूडेंट को कहा गया है। ठीक है, और ये दिया किसने था, जैक्सन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, जैक्सन ने, याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखो जो तीसरा था, जो हमारे जेबी हॉज एंड जेम्स के डक्कन, इन्होंने कहा था कि टीचिंग इज एन एक्टिविटी विद 3 फेजेस। उन्होंने कहा था टीचिंग एक एक्टिविटी होती है, एक काम होता है जिसमें क्या होता है, 3 फेजेस में काम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक करिकुलम प्लान करते हैं, मतलब हम एक हमें क्या पढ़ाना है पहले ये हम सोचते हैं। ठीक है, कि लेसन प्लान हो गया, यूनिट प्लान हो गया। अगर मैं नर्सिंग एजुकेशन ही पढ़ा तो पहले हमने डिसाइड किया कि नर्सिंग एजुकेशन में हमें क्या 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 पढ़ना है। तो पहले हमने एक करिकुलम प्लान किया, ठीक, कि हमें ये पढ़ना है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्टिंग फेज। इंस्ट्रक्टिंग फेज का मतलब होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चों, मतलब जैसे कि अभी मैंने क्या किया, ये करिकुलम प्लान करके लिए कि आज मुझे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाली थियरी पोर्शन को कवर करना है, तो पहले मैंने इसको प्लान किया है। उसके बाद फिर मैंने क्या कि इंस्ट्रक्ट करना, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ थ्रू लेक्चर, आप मुझे देख रहे हो, तो ये इंस्ट्रक्टिव फेज चल रहा है कि हाँ इसमें मैंने कैसे बताया, डेमोन्स्ट्रेट करके मतलब लेक्चर लेके बताया, आपको वीडियोस दिखाया, मतलब कई सारे मैंने मेथड्स यूज किए। तो जो ये प्रोसेस अभी चल रहा है, जो ये फेज चल रहा है, वो आपका होता है इंस्ट्रक्टिंग फेज। और फिर आपको होता है इवेल्युएटिंग फेज। अब जब टीचर ने कोर्स प्लान कर लिया, ठीक है, और मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया,
लेक्चर टीचर ने ले लिया तो इवेलुएट भी तो करेगा, तो इवेलुएट करने के लिए टीचर क्या लेता है, टेस्ट लेते हैं, तो वो होता है इवेलुएटिंग फेज। ये इन्होंने कहा था कि टीचिंग जो होता है वो एक्टिविटी होती है 3 फेज के, जिसमें हम करिकुलम प्लान करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को और इवेलुएट करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब बच्चों टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, हम कहते हैं कि जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक प्रोसेस है। कैसे बच्चों, तो देखो टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर, स्टूडेंट्स, कंटेंट एंड वेरियस इंस्ट्रक्शनल मेथड। अब बच्चों देखो टीचिंग एंड लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेक्शन एक दूसरे से होता है, स्टूडेंट क्या टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और टीचर क्या होता है, पढ़ा रहा होता है, वो उनसे सवाल और जवाब पूछ रहा होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कंटेंट। अब यहाँ पे कई सारी चीजों का, अब स्टूडेंट और बच्चों से ही तो काम नहीं चलेगा ना, टीचर्स क्या करेंगे, कंटेंट भी पढ़ाएंगे, तो कंटेंट का भी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। और वेरिड इंस्ट्रक्शनल मेथड, अब वो एवीएट्स का यूज कर रहे हैं, वो गेम्स खिला के पढ़ा रहे हैं आपको, कि रोल प्ले करके दिखा रहे हैं, तो कई सारे मेथड्स का यूज करके यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो टीचिंग और लर्निंग एक प्रोसेस है, सिर्फ टीचिंग होगी तो बच्चा अगर लर्न नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं होता है, और लर्निंग विदाउट टीचिंग नहीं पॉसिबल होती है, कहीं ना कहीं से बच्चा सीख ही रहा होता है। इसलिए कहते हैं टीचिंग और लर्निंग क्या होती है, वो एक प्रोसेस होता है। और टीचिंग और लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे लोग मिलके आते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें स्टूडेंट का अलग रोल होता है, टीचर का अलग रोल होता है, कंटेंट चाहिए होता है, और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए आपको कई सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Viewing teaching and learning as a process help educator better understand how knowledge is transmitted, acquired और internalized। इसमें कह रहा है कि अगर हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को अगर हम एक व्यू करते हैं, टीचिंग और लर्निंग एज अ प्रोसेस अगर हम व्यू करते हैं, तो ये हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि नॉलेज हम किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं और हम उसको कैसे अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं और उसको इंटरनलाइज कैसे करें, एक दूसरे से जोड़ कैसे रहे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट देते हैं बच्चों, तो हमने डेफिनेशन देख लिया, जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा बच्चों। अब हम देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टीचिंग के। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि जो टीचिंग होता है उसका नेचर कैसा होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता क्या होती है। तो पहला हम देखते हैं बच्चों, तो पहला कह रहा है जो टीचिंग होती है वो कम्युनल प्रोसेस होता है। बच्चों हम सिर्फ एक, जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो सब एक जगह तक या अपने घर तक सीमित नहीं होता, वो सोसाइटी तक भी जाना होता है। तो पहला जो हमारा नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि जब भी हम किसी को टीच करते हैं वो कम्युनल प्रोसेस होता है, सोसाइटी में भी वो चीज होनी चाहिए, सिर्फ घर तक नहीं होनी चाहिए। तो यही कह रहा है टीचिंग इज फॉर सोसाइटी एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग विदाउट सोसाइटी। बिना सोसाइटी के हम कोई चीज बता ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्पल किसका दोगे आप अपने नेचर में ही, जैसे हम फिलॉसफी में पढ़ा था कि नेचर में ही सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का था हमारा। तो बच्चों जब हम कुछ जानेंगे नहीं, सोसाइटी ही नहीं होगी, तो हम टीच कैसे कर पाएंगे? उसी से तो देख रहे हैं, उसी को देखने के बाद तो हम पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं जो टीचिंग होता है वो एक कम्युनल प्रोसेस है, वो सिर्फ आप एक जगह तक सीमित नहीं रह सकते, वो सोसाइटी तक ले जाना जरूरी है। तो पहला नेचर क्या होता है? कम्युनल प्रोसेस। तो बच्चों मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, इसका जो भी मैं बता रही हूँ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एक एक जो मेन लाइंस है ना, मेन जो वर्ड्स हैं, अगर वो आप अपने माइंड में रखोगे तो आप लिख पाओगे। तो पहला क्या लिखोगे? कम्युनल प्रोसेस। कम्युनल से याद रखना सोसाइटी या कम्युनिटी, ठीक है, ये याद रखोगे तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है आपका बेटा? टीचिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। टीचिंग एलाइंटेंस नॉलेज अवेयरनेस द स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ। टीचर क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो चीज बच्चों को नहीं पता रहती है उसके बारे में बताता है, ठीक है, और उनको कम्युनिकेशन भी सिखाता है कि कैसे बात करती, कैसे नहीं करती है। तो टीचिंग का नेचर होता है, उसकी विशेषता होती है कि वो बच्चों को क्या करता है? वो बच्चों को बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ज्ञान देता है उनको, ठीक है, और वो क्या करता है? कैसे कम्युनिकेट करना है ये भी बताता है। तो ये भी इसका एक नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों। अब हम तीसरा आते हैं कि जो हमारे टीचिंग होता है वो क्या होता है? इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं? स्टूडेंट एंड द टीचर, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट गाइड सपोर्ट
एंड इम्प्रूव स्टूडेंट। अब देखो बच्चों, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में इंटरेक्टिव प्रोसेस, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्लास में बैठे होते हैं तो हम टीचर क्या होता है, हमें पढ़ा रहा होता है। जब टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हम उधर से क्या कहते हैं, टीचर से सवाल भी पूछते हैं। अब जब हम सवाल पूछते हैं तो टीचर उसका जवाब देता है, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव टू वे प्रोसेस है, एक तरफ से नहीं होता है कि हाँ टीचर ही बोले जा रहा है और बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है बस सुन रहा है, नहीं। टू वे प्रोसेस होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें टीचर भी इधर से अपना कुछ ज्ञान दे रहा होता है और उधर से बच्चे उनसे उस ज्ञान को ले रहे होते हैं, उससे डाउट पूछते हैं, फिर उसका सोल्यूशन इधर से टीचर दे रहे होते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसलिए बोलते हैं ये इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड नॉलेज। अब बच्चों टीचिंग क्या होता है, ये प्रोसेस होता है ग्रोथ और नॉलेज का। कैसे? अब देखो बच्चों, पहले क्या होता था, पहले हमें नहीं पता होता है। मान लो टीचर ने आपको बताया आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, पहले आपको नहीं पता था। या हम एक एग्जांपल लें कि स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो आपको नहीं पता था, कि आपको बस इतना पता था कि चोट लगती है तो आपने कॉटन से उस जगह को साफ कर लेते थे, एसेप्टिक जोन बनाना आपको पता था, लेकिन उस वोंड की ड्रेसिंग करना आपको नहीं आता था, आपको इंट्रा लगाना नहीं आता था। लेकिन आप जब टीचर ने सिखाया, टीचिंग जब हुआ और सीखा, तो आपको पता चला कि ओ पहले हमें से एसेप्टिक जोन के बारे में पता था कि हाँ एसेप्टिक टेक्निक यूज करके हमको वोंड को क्लियर करना। अब वोंड ड्रेसिंग कैसे होती है, आप कैनुलेशन करना सीख गए, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ आया। पहले आपको थोड़ी चीजें आती थी, अब आपको ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो वो चीज की बात है कि आपने ग्रोथ तो किया और साथ में आपको नॉलेज भी मिला कुछ और पर्टिकुलर चीज। आपको से पहले एसेप्टिक टेक्निक के बारे में पता थी, फिर आपको पता चला कि उस टेक्निक के साथ साथ ड्रेसिंग कैसे करनी है वोंड की, और मोर स्पेसिफिकेशन की तरफ गए, आपको कैनुलेशन कैसे करना है मान लो हो गया, आपको नहीं पता था कैनुलेशन कैसे करना है, तो ये चीज हो गया। तो ये हो गया आपका टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, ग्रोथ एंड नॉलेज। ये बेटा इसमें ग्रोथ एंड नॉलेज और इसमें इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, किसके बीच में, स्टूडेंट के बीच में होता है और टीचर के बीच में होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब टीचिंग इज अ रीजन फॉर द चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अब टीचर ही जो होता है वो हेल्प करता है क्या, बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने में। कैसे? मान लो कोई बच्चा पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था, ठीक है, या मान लेते हैं कोई बच्चा पहले बहुत ज्यादा शाय हुआ करता था, बट टीचर ने क्या किया, टीचिंग के थ्रू उस टीचर ने समझा कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम थी, उसने उस बच्चे के ऊपर वर्क किया, तो बच्चा क्या किया, चेंज किया अपना बिहेवियर, अपना कोर नेचर चाहिए। पहले वो शाय था, फिर वो बोलना शुरू कर दिया, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टूडेंट था, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने से कहाँ पे हमें काम होना है, कैसे बात करनी, ये चीज वहां पे सीखो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो टीचिंग होता है वो एक रीजन होता है, क्या करता है, वो बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करता है, किसकी, स्टूडेंट की। तो टीचिंग इज अ रीजन फॉर द चेंज इन द बिहेवियर, ठीक है। अब टीचिंग इज एन आर्ट एंड कॉल फॉर एक्सरसाइज एंड टैलेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ये कह रहा है कि जो टीचिंग होता है वो आर्ट होता है और कॉल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब ये देखो बच्चों कि जो टीचिंग होता है वो आर्ट होता है। क्यों ये कह रहा है कि आया, मैंने सिर्फ लेक्चर दिया और मैं चली गई, बच्चों को समझ में नहीं आया क्या मतलब है, लेकिन टीचिंग इज एन आर्ट। अब जब कोई टीचिंग कर रहा है, कोई बता रहा है, तो उसका नेचर ऐसा होता है कि बच्चों को समझ, तो वो रोल प्ले करके दिखाएगा, वो गेम करके दिखाएगा, वो कोई एविएट्स लेके आया या डिबेट के थ्रू पे, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वो करता गया, ठीक है। तो ये चीज कहने की बात कर रहा है वो। अब टीचिंग इज अ साइंस एंड इट्स एंगेज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्किल। अब ये कह रहे हैं जो टीचिंग है वो एक विज्ञान है, ठीक है, ये एंगेज करता है कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्किल्स। बच्चों अब बच्चों को सीपीआर सिखाना है, ठीक। अब हमने सीपीआर की सिर्फ थियरी आपको बता दी, तो आपको क्या समझ में आया, आपको बस थियरी पता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर करना पड़ा तो मे भी आपको डिफिकल्टी है। तो इसमें कहता है कि टेक्निक्स का कलेक्शन होता है वो, और प्रोसीजर्स एंड स्किल्स का। अब वो कई सारे टेक्निक्स का यूज करके आपको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों क्या होता है कि टीचर थियरी भी करता है और करके दिखा रहा होता है, ठीक। अब वो प्रोसीजर्स भी बताएगा आपको कि हाँ पहले थियरी बता दिया, डेमोन्स्ट्रेट करके खुद दिखाया, अब प्रोसीजर कैसे करना है सीपीआर का वो आपको सिखा रहा है। उसके बाद क्या, उसकी वजह से क्या, वो स्किल्स क्या यूज करनी है वहां पे वो भी आपको बताया। तो टीचिंग ये भी होता है आपका कि वो साइंस को एंगेज करता है, जिसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्किल, ठीक है। कह रहा है कि टीचिंग जो होता है वो बहुत माइंडफुल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। अब टीचर कॉन्शियसली आपको कोई चीज पढ़ा रहा है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी टीचर से इंस्पायर होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि टीचर की आपको कोई चीज तो अच्छी लगी होगी, तो टीचर एक तो माइंडफुल कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर से आप अनकॉन्शियसली उसका जो मतलब नेचर था, हो सकता है वो आपको पसंद आ गया, उसको पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ गया हो, तो वो भी तो आपने सीखा कि मुझे सर की तरह बनना है।
तो कुछ बनना है वो अनकॉन्शियसली टीचर ने आपको सिखा दिया कि उसका कुछ ऐसा बिहेवियर था जो आपको अच्छा लगा, तो आपको लगा कि मुझे ये चीज देना चाहिए। वो तो आपको आया था एक टॉपिक कॉन्शियस वे में पढ़ाने के लिए कि आज मुझे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ाना है, लेकिन हो सकता है उसका टॉकिंग वे आपको अच्छा लगा, उसका मोटिवेट करने का तरीका आपको अच्छा लगा, या हो सकता है उसका टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा। अनकॉन्शियस वे में उसने इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाया कि उसका जो वो नहीं पढ़ाने आया था जानबूझ के, फिर भी उसने आपने नोटिस किया और वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आया। तो वो कहता है कि ये क्या होता है, ये माइंडफुल तो होता है कि टीचर पढ़ाने आया कोई टॉपिक, और अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब ये कह रहा है बच्चों कि वो जो नहीं भी बताना चाहता था बट उसकी कुछ बिहेवियर की वजह से, कुछ गुड बिहेवियर की वजह से आपने वो चीज नोटिस की और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हो या उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हो, तो उस चीज की बात कर रहा है बच्चों। टीचिंग इज द फॉर्म ऑफ मेमोरी लेवल टू थॉटफुल लेवल। इसका क्या कहने का मतलब है, बच्चों पहले मेमोराइज करता है फिर उसके बारे में सोचता है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमें किसी टीचर ने बोला कि आज हम डोज कैलकुलेशन या ड्रग कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने उसको सीखा, फिर उसके बाद क्या क्या थॉटफुल होता है, हमने वो सीखा तो हम उसको कहीं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम चलो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ये भी कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें कौन से मतलब पेशेंट को कितना देना है कितना नहीं देना। तो पहले तो हमने से मेमोराइज किया कि ओके ड्रग कैलकुलेशन ऐसे होता है, इसके क्या नीड्स हैं ये, फिर हम उसको सोचना शुरू किया कि हम कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो टीचिंग होता है वो मेमोरी लेवल से हमें कहाँ तक लेके जाता है, थॉटफुल लेवल तक लेके जाता है। अब टीचिंग इज द कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये कह रहा है कि टीचिंग जो होता है वो ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है हमें और इंस्ट्रक्शंस देने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि अ गुड टीचर पुट इन क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। जो एक अच्छा टीचर होता है वो क्रिएटिविटी दिखाता है, मतलब अच्छी अच्छी चीजें आपको अच्छे से तरीके से बताता है और कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करता है। अगर आपको कोई टीचर होता है वो आता है, वो आपको मोटिवेट करता है कि बच्चा आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आप आगे चल के एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आप मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप अभी कम कर रहे हो तो फिर आप सोचते हो कि टीचर ने मोटिवेट किया है, अंदर से और ज्यादा मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो बहुत अच्छी काम कर पाते हो। तो ये कह रहा है कि जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज क्रिएटिविटी वे में करता है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करता है, ठीक है। अब चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। सिद्धांत क्या होती है टीचिंग की, मतलब अगर हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो बच्चों पहले करना है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो लर्नर के हिसाब से पढ़ाएंगे, मतलब लर्नर सेंटर्डनेस। अब आप, मैं आई हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ आपको, हम मुझे ध्यान में नहीं, आप नर्सिंग की स्टूडेंट हो और मैं आपको बीटेक का कोई कोर्स पढ़ा रही हूँ, तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं जब भी जो प्रिंसिपल होता है टीचिंग का वो ये कहता है कि जब आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो, आप टीच करने जा रहे हो, तो आप पहले फोकस रखो कि आप किसको पढ़ाने जा रहे हो। तो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चों को नीड के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो वो कह रहा है कि लर्नर सेंटर्डनेस होनी चाहिए। और प्रिंसिपल कहता है ऑफ टीचिंग का कि मोटिवेशन है, वो कहता है कि जब भी टीचिंग करने जाओ तो आप मोटिवेटेड होके ही जाओ। अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो बच्चों को क्या मोटिवेट करोगे, तो ये चीज ध्यान में रखिए। दूसरा क्या था हमारा मोटिवेशन, तीसरा क्या था कि लर्निंग बाय डूइंग। अब ये कहता है टीचिंग की आप करके सीखो, मतलब वो कहता है कि आप करके सीखो, जब आप करके सीखोगे, एक्टिविटी करा के दोगे तो बच्चों को भी समझ में आएगा। और टीचिंग यही कहती है कि आप जस्ट लेक्चर मत दो, आप कुछ करके दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको ध्यान रखना। अगर आप टीचर हो तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो क्लास में कि मुझे जाना है और मुझे 30 बच्चों को लेक्चर देना वापस। हो सकता है उसमें कोई बच्चे का पेस जो हो वो धीरे धीरे पढ़ने का हो सकता है कोई बच्चे वीडियो देख के समझता हो, कोई बच्चा जो हो वो देख के समझता हो, कोई बच्चा सुन के समझता हो। तो आपको हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उस बेसिस पे आपको क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। तो प्रिंसिपल ये भी करता है कि हर बच्चे का जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रख के आपको टीचिंग करनी होती है। लिंकिंग विथ लाइफ, अब ऐसे ही आप अगर लाइफ से लिंक नहीं करोगे तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई एग्जांपल देते हो, आप टीचिंग कर रहे होते हो, तो अगर आप रियल लाइफ से आप इसे कनेक्ट करते हो तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आप क्या करो, छोटी छोटी चीजें सिखाओ। पहले अगर मैंने आपसे कहा कि एबीसीडी आप सिखाओ, अगर आप एबीसीडी नहीं सिखाओगे सीधा बोलोगे एप्पल, ऐसे करके अगर लिखो एप्पल, तो बच्चा कैसे पता होगा। पहले आप उसको वर्डिंग सिखा रहे हो, उसके बाद फिर उसको बता रहे हो कि हाँ किस तरीके से फॉर्म होगा। तो बच्चा पहले सिंपल चीजें सिखाओ फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं। फिर नोन टू अननोन, पहले ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहता है कि पहले आप बच्चों को ऐसी चीजें बताओ जिसके बारे में वो जानता है,
फिर आप उस तरफ लेके जाओ जो वो नहीं जानता है। जब बच्चा कोई चीज जानता होगा तो क्या करेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, अरे अरे मुझे तो ये टॉपिक। आपके साथ भी होता होगा, जब कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने आते हैं, आप पहले से पढ़े होते हो और टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आपको लगता है कि ये तो मुझे पता है। उसके बाद फिर टीचर उससे लिंक करके कोई ऐसी चीज उसी में आपको बता देता है जो आपको नहीं पता, तो लगता था ओ मैं तो बस इतना ही जानता था, अब मुझे इसके आगे की इतनी चीजें ही पता है। तो अननोन टू अननोन, ठीक है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इसका कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों की कोई चीज जो आप पहले देख सकते हो, छू सकते हो, फिर आप कोई चीज देख रहे हो, छू रहे हो, और अब्स्ट्रैक्ट है उसके बारे में फिर आप सोचना शुरू कर रहे हो। पहले तो सिर्फ आप देख रहे थे कि हाँ, आपको मैंने कह दिया कि आप इंट्रा लगा लो, आप इंट्रा लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहा, आप बस इंट्रा लगा के आ जा रहे हो, लेकिन जब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि इंट्रा लगा रहे हैं, कितने गॉज का लगाना है, क्यों हम इसी गॉज का यूज कर रहे हैं, हम तो दूसरे गॉज का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, हमें कैसा उसको मतलब प्रोटेक्ट करना है कि वहाँ पे थ्रोम्बोसिस ना हो, कई सारी चीजें। तो पहले तो आपको कॉन्क्रीट मतलब फिजिकली आप देख रहे थे, सुन रहे थे, कर रहे थे, लेकिन फिर जब आप उसके बारे में माइंडफुल थॉट करने लगे तो वो आपका हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट। तो कोई भी कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, वो ये सारी चीजें कहता है कि एक तो होता है हमारा लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, मोटिवेशन के साथ पढ़ाना है, लर्निंग बाय डूइंग ऐसे करके बताना है, हर इंडिविजुअल को जो डिफरेंसेस है उसको दिमाग में रखना है, लाइफ से लिंक करके पढ़ाना है, कोई भी चीज पहले सिंपल के से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, नोन टू अननोन की तरफ जाना होता है, और कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो इसको माइंड में रखना। अब रीइंफोर्समेंट का मतलब ये था कि अगर कोई बच्चा कोई अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दो, उसको अच्छा लगेगा और मोटिवेशन फील होगा और अच्छा, मतलब अगर कोई काम किया तो उसको उसके लिए अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। तो रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करा, निगेटिव भी कर सकते हो, अगर कोई बच्चा बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, नहीं समझ रहा, तो आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। फीडबैक दो बच्चों को, अगर कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो उसको फीडबैक देना तो जरूरी है ना, कि अच्छा कर रहा है कि बुरा, अगर आप टेस्ट के थ्रू भी फीडबैक दे सकते हो, ये सारी चीजें बच्चों का फीडबैक ले भी सकते हो, ये भी कह रहे हैं। कोऑपरेट वे में पढ़ाना है, क्रिएटिविटी वे में पढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप सोच के आए हो कि आज यही करके जाऊंगा, लेक्चर ही लेके जाऊंगा तो लेक्चर ही लेके जाओ, नहीं। अगर आप गए और आपको लगा कि बच्चे उस वे में नहीं है, उस मूड में नहीं है, पढ़ने के मूड में नहीं है, तो आप हो सकता है वहाँ पे कुछ गेम वे में, या हो सकता है आपको डिबेट करा सकते हो, या कुछ भी करा के वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप जो माइंड में थोड़ा उसे रिजिड होके या पढ़ाओ, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी, मतलब लगातार पढ़ाना है, नहीं कि ब्रेक थ्रू का आज पढ़ाया 4 दिन बाद नहीं पढ़ाया, तो कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। और इवेल्युएट, मतलब कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, मतलब बच्चों की, हाँ मतलब पढ़ाए जा रहे हैं तो कुछ निकल नहीं रहा, तो इवेल्युएशन भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, लर्नर सेंटर्ड, मोटिवेशंस, एक्टिविटी करा के करनी होती है, इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को माइंड में रखना होता है, लाइफ से लिंक करके हमें पढ़ाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, नोन टू अननोन होना चाहिए, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंटिन्यूटी और इवेल्युएशन, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होती है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे बैरियर्स क्या क्या होते हैं टीचिंग में। बच्चों आपको क्या लगता है कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं हमारी टीचिंग में। आप थोड़ा सा पॉज करना मेरा वीडियो और थोड़ा सोचो कि कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं टीचिंग में। जब कोई टीचिंग करने आ रहा है, कोई पढ़ाने आ रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलो मैं बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो पहले लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो समझ में ही नहीं आएगा। टीचर बोलना क्या चाहता है बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, बच्चा क्या बोलना चाहता है टीचर नहीं समझ पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा बच्चों लैंग्वेज बैरियर। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, कुछ किसी स्टेट से होते हैं। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे हो तो वो इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आता है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं कभी कभी उन्हें मतलब नहीं समझ में आता इंग्लिश ऐसे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लैंग्वेज बैरियर, टीचर पढ़ाया जा रहा है उसकी लैंग्वेज ही आपको समझ में नहीं आ रही, वो किसी और लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, तो ये भी एक बैरियर होता है। पुअर क्लासरूम इन्वायरमेंट, नॉइस बहुत ज्यादा है, वेंटिलेशन नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ टीचिंग स्किल, टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बस वो आ गया है, देख रहा है, बैठ बैठ के पढ़ा रहा है, कभी ऐसे बस लिखा तो उसको रीड आउट कर दे रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि टीचिंग करनी कैसे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स, अब बोर्ड ही नहीं है बच्चों, ठीक है, एविएट्स ही नहीं है उसके पास,
प्रोजेक्टर नहीं है तो पढ़ाएगा कैसे, बुक्स नहीं है तो एड्स की कमी है, ठीक है, हो सकता है उसके पास उसका खुद का कंटेंट ना हो, नोट्स ना हो, तो ये चीज हो गया। लो स्टूडेंट मोटिवेशन, बच्चे का मोटिवेशन अगर है ही नहीं पढ़ने का तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, तो ये भी एक बैरियर टीचिंग में कि टीचर आया पढ़ाने के लिए, बच्चों का मन नहीं है पढ़ने का, मोटिवेटेड ही नहीं है पढ़ने का, तो ये भी क्या होता है, एक बैरियर होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट, अब टीचर के लिए ये कैसे बैरियर है बच्चों, अब मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बोला कि इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, अब जैसे कि 30 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे हैं ऐसे जिनका पेस नॉर्मल बच्चों से थोड़ा स्लो है, टीचर उन पर ध्यान तो देगा, लेकिन बाकी जो हमारे 28 बच्चे उनके में तो हिंडर्ड आएगा, क्योंकि इंडिविजुअलिटी के रिस्पेक्ट करें तो बाकी बच्चे जो नॉर्मल पेस से चल रहे हैं उनको थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो वो कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट, वो भी कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग में बैरियर होता है। नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर में ही आ रहे हैं बच्चों कि अगर बहुत ज़्यादा शोर है उसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा, बस उनकी आवाज़ ही वहाँ तक नहीं पहुँच रही है टीचर्स की, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम का बहुत हर्डल है, कम टाइम मिला है या बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बाय टीचर, टीचर आ गया पढ़ाने, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं थी, वो आया था 1 घंटे की लेक्चर लेने और 2 घंटे की लेक्चर लेनी पड़ रही है उसको, या उसके पास प्रॉपर कंटेंट ही नहीं है कि उसको पढ़ाना क्या है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बैरियर होता है। निगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर और स्टूडेंट, अगर टीचर या स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो बहुत निगेटिव है, मतलब अच्छा नहीं है, एक दूसरे का गंदा कुछ बोल दे रहा है, डांट दे रहा है, या बच्चों से उसका आईपीआर अच्छा नहीं, या स्टूडेंट का टीचर के साथ आईपीआर अच्छा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बैरियर होता है। फिजिकल और हेल्थ प्रॉब्लम, मान लो टीचर या स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है वो डीप हो, उसको सुनाई नहीं देता, हो सकता है वो बोल नहीं सकता है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं, उसको फीवर हो या कोई चीज़ हो, तो वो कहाँ से ध्यान देगा, ये टीचर के साथ भी वैलिड है और स्टूडेंट के साथ भी है। तो अगर दोनों में से किसी एक को भी ये प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना टीचिंग में ये क्योंकि पढ़ा रहा है टीचर, बच्चा सुन ही नहीं पाएगा। और अगर से ऐसा ही है, टीचर अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को अगर मान लो उसकी तबीयत नहीं है, टीचर की तबीयत नहीं ठीक है, तो वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। कल्चरल डिफरेंसेस अगर हैं बच्चों, ठीक है, अब कोई साउथ का है और यहाँ नॉर्थ में, तो कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिलता है कल्चरल बैरियर्स की वजह से टीचिंग में क्योंकि एसेंट अलग होता है, तो कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लैक ऑफ फीडबैक एंड इवेल्युएशन, बच्चों ये भी एक हमारा बैरियर होता है कि फीडबैक और इवेल्युएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब टेस्ट लिया उसको अच्छा मतलब पॉइंट्स नहीं मिले, मतलब ऐसा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, टीचिंग में क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारा अभी तक क्या खत्म हुआ, आपका टीचिंग खत्म हुआ, टीचिंग का डेफिनेशन हमने देख लिया, उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, बैरियर्स क्या क्या थे ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपना जो स्टार्ट करते हैं वो होती है हमारी लर्निंग, ठीक है। अब हम आते हैं लर्निंग की तरफ। तो लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड। इट्स कह रहा है जो लर्निंग होता है वो होते हैं किस चीज की, नॉलेज की, हैबिट्स की और एटीट्यूड की। हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, हैबिट्स को सीखते हैं और एटीट्यूड को। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। ये क्या करता है, लर्निंग हमारी कैसे हेल्प करता है, ये हमें नई नई चीजें सिखाने में हेल्प करता है, और अगर हमारे लाइफ में कोई हर्डल आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट enables द पर्सन टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल। और ये क्या करता है, थ्रू लर्निंग ये जो कोई पर्सन होता है उसको उसके जो इंटरेस्ट को सेटिस्फाइड करता है ताकि वो अपना गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो बच्चा लर्निंग क्या होता है, इसमें नॉलेज का, हैबिट का और एटीट्यूड का एक्विजिशन होता है, जिसमें वो नए नए तरीके ढूंढता है कि उसके लाइफ के जो हर्डल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर पाए, और इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो सेटिस्फाइड होता है, ताकि वो अपने उसकी वजह से क्या होता है, वो जो गोल होता है उसको अटेन कर पाता है। तो इसमें क्या क्या मेन वर्ड्स हैं बच्चों वो देख लो आप लोग। तो इसमें जो आपका पहला होता है, इसमें एक्विजिशन ऑफ क्या हो गया बच्चों, नॉलेज, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, हैबिट। तीसरा आपका क्या हो गया, एटीट्यूड्स। तो ये 3 मेन वर्ड्स होते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा याद रखने हैं। पहला क्या होता है, एक्विजिशन, मतलब प्रोसेस ऑफ क्या, नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या होता है, लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड को गेन कर रहे होते हैं, और इसमें हमारा क्या होता है कि अपने मतलब कोई भी चीज़ करने का इन्वॉल्व न्यू वेज, इसमें क्या करता है, नया वे डेवलप होता है कोई चीज़ करने का, कि हमारी लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आता हो तो उसको हमें कैसे ओवरकम करना, कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद नए सिचुएशन में हमें अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करना है। और ये और भी एक चीज़ करता है बच्चों, ये क्या करता है, इट अनेबल्स द पर्सन टू
टू सेटिस्फाइड इंटरेस्ट टू अटेन गोल। ये क्या करता है, किसी भी इंसान को क्या करता है, अनेबल करता है, उस लायक बनाता है कि वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए, ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर पाए, अटेन कर पाए। ये डेफिनेशन दिया किसने था बच्चों, तो ये डेफिनेशन दिया था क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग देखते हैं। तो पहला क्या करता है कि लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। बच्चों लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह कोई ना कोई सीख रहा होता है, एक ही जगह पे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द अर्थ लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। हर जगह लर्निंग ही चल रही होती है। वो ये कह रहा है लर्निंग इज अ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। लर्निंग जब भी हो रही होती है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है। ऐसे कोई नहीं सीख रहा होता, कोई अगर सीख रहा है तो वो क्यों सीख रहा है, उसका कोई पर्पस है, उसका कोई गोल है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक करते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी इंसान का या किसी बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा था और डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, और हमारा जो ये क्या कहता है, चौथा क्या कहता है कि लर्निंग इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो इंसान सीख रहा होता है वो कई सारे एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब बचपन से लेके अभी तक वो जो सीख रहा होता है। तो बच्चों लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग जो होता है कई सारे एक्सपीरियंसेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बच्चों बचपन से लेके अभी तक हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो हमने अभी तक अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया होता है वो लर्निंग ही होता है। ठीक है, लर्निंग इज ओकर ड्यू टू एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट पे जो भी चीज़ें हो रही होती है, हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो इन सबका क्या होता है, मेल होता है, तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो हमारा लर्निंग होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हमारा इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और हमारा छठा पॉइंट है वो हमारा कहता है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। जब भी कोई लर्निंग हम कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अब हम कुछ सीख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, मान लो मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मैंने सीखा क्या कि मैं मेडिटेशन करूंगी, मैं योगा करूंगी। तो ये दिनों मैंने जब अपनी रियल मतलब लाइफ में लेके आया तो उससे क्या हुआ, कुछ ना कुछ मेरे बिहेवियर में चेंजेस हुआ है। तो ये कहते हैं कि जो हमारे लर्निंग होता है वो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं है कि आज हमने सीखा उसके बाद हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम जब तक हम हैं तब तक हमें सीखना ही होता है। तो लर्निंग क्या हमारा होता है बच्चों, लर्निंग जो हमारा होता है वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना। तो अगर हम देखिए कैरेक्टरिस्टिक अगर लर्निंग का हमें पूछता है तो इसके मेन जो वर्ड्स है बच्चों उसको ध्यान में रखना होता है। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा कोई भी लर्निंग होती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है और वो हमेशा कोई ना कोई गोल ओरिएंट करता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है ये कहता है कि ये प्रोसेस होता है क्या करने का, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया बच्चों। ये जो मैं वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ अगर आपको यही याद रह जाता है ना तो आप एग्जाम में लिखोगे और अच्छी ग्रेड पॉइंट करोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, हम एक्टिविटी करते हैं और इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, सेटल डाउन होते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करवाते हैं, उससे सीख रहे होते हैं। तो ये भी होता है हमारे, ये हमारे बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है। और एक ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है लर्निंग। तो ये सारी चीज़ क्या आती है बच्चों हमारे, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बच्चों ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बच्चों देखो, पहला स्टेप जो हमारा होता है वो हमारा होता है नीड। दूसरा हमारा स्टेप जो होता है वो होता है रेडीनेस। थोड़ा सा ब्लर है बच्चों बट मैं उसको बोल रही हूँ तो ध्यान से सुनना। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सिचुएशन। फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है इंटरेक्शन। फिफ्थ हमारा जो होता है वो होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिचुएशन। फिर हमारा जो 6 पॉइंट है बच्चों वो होता है परसेप्शन। ठीक है, और 7 जो होता है वो हमारा तो रिस्पॉन्स, और 8th होता है रीइंफोर्समेंट, और 9th होता है इंटीग्रेशन। ये हमारे क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। तो बच्चों जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हम ऐसे तो सीखने नहीं जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, नीड। हम कोई सीख रहे हैं तो हम क्यों सीख रहे हैं, पहले तो ये देखेंगे ना ज़रूरत क्या है। तो पहले हम नीड देखते हैं। मान लो हमें नर्सिंग करनी थी, ठीक है, मान लो हमें इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो पहले तो ये देखना ना कि हमें इंजेक्शन क्यों लगाना है। तो पेशेंट को केयर देने के लिए हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो पहले हमारे का नीड सेटिस्फाइड हुआ। ठीक है, दूसरा रेडीनेस। अब जब हमने सोचा कि हमें ट्रीट करने के लिए, पेशेंट की केयर के लिए इंजेक्शन लगाना सीखना है, तो दूसरा रेडीनेस। अब हम तैयार करेंगे खुद को कि हाँ हमें सीखना है, तो दूसरा क्या हुआ, रेडीनेस। साइकोलॉजिकली थॉटफुली हमने कहा कि नहीं हमें इंजेक्शन लगाना सीखना है, खुद को रेडी किया, विलिंगनेस लेके आई, दैट वाज रेडीनेस। तो ये हमारा दूसरा कहता है। अब सिचुएशन, बच्चों अब इन्वायरमेंट भी तो चाहिए, हमें जिस जगह पे करना है, जिस जगह पे सीखना है, तो इन्वायरमेंट भी तो सेटल होना चाहिए। अब हमें लैब चाहिए, ठीक है, या ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ हमने उसको करना है, प्रिपेयर करना है खुद को कि इंजेक्शन हमें लगाना सीखना है, तो उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। सिचुएशन कैसी है उस
उस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या करता है, अब टीचर हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है हमें टीचर स्टेप बाय स्टेप की इंजेक्शन लगाना कैसे है। अब इंजेक्शन लगाना तो कितनी डिग्री पे लगता है, कौन कौन सी साइट्स होती है, ये सब चीज़ों के बारे में टीचर ने हमें क्या किया, गाइड किया। तो वो हो गया इंटरेक्शन, यहाँ पे हम टीचर के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहे हैं। फिर हमारा होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिचुएशन। अब जब टीचर हमें इंटरेक्ट करके सिखा रहा है तो फिर अब हम क्या होगा यहाँ पे, अब हम एक्सप्लोर करेंगे उस सिचुएशन को। फिर अब क्या किया, टीचर ने हमें बता दे कौन कौन से साइट्स होते हैं, क्या होते हैं। अब हैंड ऑन लर्निंग हम करेंगे, अब हम करके देखेंगे। तो बच्चा वहाँ पे जब करना शुरू करता है कोई भी इंजेक्शन लगाने का, अब हम साइट ऐसे हो गए, इसके लिए ये आर्टिकल्स चाहिए, इतनी डिग्री पे लगना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिचुएशन। अब परसेप्शन, अब जब बच्चा इंजेक्शन हैंड ऑन लर्निंग कर लिया तो उसके बाद क्या, वो खुद का उसको पता चलेगा कि उसकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हो रही थी, क्या गलतियाँ हो रही थी, कौन सी गलतियाँ हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं वो खुद के अंदर सोच पा रहा है क्योंकि उसने हैंड ऑन लर्निंग की, तो वो उसका क्या हो गया था, परसेप्शन। अब इसका रिस्पॉन्स, अब क्या करेगा, अब जब उसको खुद परसेप्शन था कि उससे कहाँ गलतियाँ हुई, उसने साइट में गलती की थी, उसने इंजेक्शन होल्ड गलत किया था, तो उसका ये परसेप्शन था। अब उसको सही करने के लिए उसने रिस्पॉन्स दिया। अब वो क्या किया, अब उसने साइट अच्छे से चूज किया, उसको अच्छे से पैल्पेट किया, ठीक है। अब उसने एंगल सही पकड़ना शुरू किया, तो ये उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स था। रीइंफोर्समेंट, जब उसने ये सारी चीज़ें कर ली बच्चों, तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी तो चाहिए, उसको कुछ अच्छा भी चाहिए। अगर उसको कोई टीचर मोटिवेट करता है, उसको बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो वो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में आता है। अब इंटीग्रेशन, अब वो उसको मोटिवेशन मिल गया, उसने सारी चीज़ें, उसको इंजेक्शन अच्छे से लगाना आ गया, तो वो अपने लाइफ में उसको गो थ्रू कर लिया, दैट वाज इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये हमारा होता है स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मैं साइड हट रही हूँ उसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यही चीज़ें याद होती हैं ना, तो अगर आपसे लर्निंग प्रोसेस पूछते हैं या लर्निंग के बारे में कोई भी चीज़ पूछता है, तो ये आप एग्जाम्पल जो मैंने इंजेक्शन कर दिया उसको लेके आप गो थ्रू हो सकते हो, उसका लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने ओन लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं, अब हमारा क्या होता है, नेचर की जो क्या होती है वो लर्निंग है, जो हमारा नेचर ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग का नेचर कैसा होता है, हमने टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देखा था, हमने क्या किया, अब लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, उसके स्टेप्स देख लिया। अब हम देखते हैं कि नेचर कैसा होता है लर्निंग का। तो पहला देखते हैं बच्चों, लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि लर्निंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीखा तो वो रखा रखाया था, नहीं, वो गो थ्रू होता है। मतलब आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक प्रोसेस है। प्रोडक्ट इसका लास्ट में आएगा, लेकिन वो सीधा मैं आपको बोलूँ कि मैं पढ़ाने ही आ गई हूँ और ये प्रोडक्ट है, तो ये ऐसा नहीं होता। लर्निंग क्या होता है, वो गो थ्रू प्रोसेस होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लर्निंग इज पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही था कि जो भी हमारा लर्निंग होता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसका कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस। जब भी कोई सीख रहे होते हैं, ये कह रहा है कि लर्निंग कुछ भी जो इन्वॉल्व करता है सम डिग्री ऑफ परमानेंस, मतलब कुछ लर्निंग हम उसी चीज़ की कर रहे हैं, तो जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब उसका इस अर्थ पे परमानेंसी या वो चीज़ प्रेजेंट है, उसी के बारे में हम सीख रहे होते हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ वो इन्वॉल्व करता है डिग्री ऑफ परमानेंस। लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही था कि जो लर्निंग होता है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, और हमारा ये कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका नेचर भी ये कि जो लर्निंग होता है वो यूनिवर्स हर जगह सीख रहा होता है इंसान, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। और जो लर्निंग होता है वो बच्चों को प्रिपेयर करता है एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा एक चीज़ करता है कि लर्निंग जो होता है कंप्रिहेंसिव होती है, मतलब ओवरऑल लर्निंग ओवरऑल होता है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होता, ओवरऑल जो हम सीखते हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये बच्चों कह रहा है कि जो लर्निंग होता है उससे हमारे जो बिहेवियर में चेंज होता है, हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो। और क्या कहता है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे अभी तक उसका क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। ये कह रहा है लर्निंग पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेज। ये दूसरे का टॉपिक था बच्चों, ये वाला हेडिंग उतना ध्यान मत देना, ये दूसरे का पार्ट आ गया, यहाँ तक आपका था। तो इसमें से आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जो नेचर है इसमें से कुछ जो हेडिंग्स थे वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में थे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी वही चीज़ है उसमें भी वही चीज़ है। तो अगर कभी कभी आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो जो आपका नेचर है वो कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, तो कंफ्यूज मत होना, उसमें उसको लिखना, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लर्निंग के, ठीक है।
तो मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल है हमारा। दूसरा प्रिंसिपल जो हमारा है वो कहता है कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक इट मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें मेन जो वर्ड है बेटा वो है प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और थर्ड हमारा जो होता है वो है लर्निंग इज एनहांस्ड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन अ सोशल एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो हमारा चौथा है वो कहता है स्टूडेंट्स नीड टू कंटिन्यू टू व्यू लर्निंग एज एन इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, और जो हमारा पांचवा है वो है लर्नर्स मस्ट सी देमसेल्फ एज ए कैपेबल एंड सक्सेसफुल। और हमारा जो छठा है प्रिंसिपल वो कहता है लर्नर्स हैव डिफरेंट वे ऑफ नोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। और जो हमारा सातवां है प्रिंसिपल है वो कहता है रिफ्लेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो बच्चों इसको हम अब एक एक करके देखते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते। जब हम कोई लेक्चर या कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम सुनते नहीं है, हम क्या करते हैं अपना जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसमें कुछ ना कुछ कनेक्ट करते रहते हैं, अपना परसेप्शन बना रहे होते हैं। तो वो इसकी बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक इट मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि स्टूडेंट अपने नॉलेज को कैसे बूस्टअप करता है, कैसे नई चीजें सीखता है, कि इसके पास जो पुराना नॉलेज था वो जो नया सीख रहा है उसके साथ उसको कोरिलेट करता है, उसके बाद फिर वो सीखता है। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, लर्निंग इज एनहांस्ड व्हेन इट टेक प्लेस इन अ सोशल एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। ये कह रहा है कि लर्निंग तब बढ़ती है जब हम उसको सोसाइटी में या कोलैबोरेटिव मैनर में सीख रहे होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ या हम टीचर्स के बीच में जब हम सीखते हैं तो उनके अलग अलग परसेप्शन को हम परसीव करते हैं, तो उनके अलग अलग परसेप्शन को भी सीखने का मौका मिलता है। तो इसलिए करते हैं कि जो हमारा लर्निंग होता है वो ज़्यादा एनहांस होता है जब उसको हम सोसाइटी या कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में करते हैं। फिर हमारा चौथा जो कहता है कि स्टूडेंट नीड टू कंटिन्यू टू व्यू लर्निंग एज ए इंटीग्रेटेड। वो कह रहा है कि लर्निंग को वो अलग अलग ना समझे, लर्निंग को वो एज अ होल सब्जेक्ट। मान लो कि अगर हम बायोलॉजी पढ़े तो सिर्फ हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं, जिसको पहले हम साइंस करते थे फिर उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन उसको एक साथ इंटीग्रेट करके अगर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है लर्नर मस्ट सी देमसेल्फ एज कैपेबल एंड सक्सेसफुल। ये कहता है कि लर्नर जो सीखने वाले हैं उनको खुद को कैपेबल, अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल समझना चाहिए और क्या करना, सक्सेसफुल समझना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है लर्नर हैव डिफरेंट वे ऑफ नोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। अलग अलग जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनका क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है कोई भी चीज़ सीखने का, समझने का और रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। उन्होंने जो खुद जो सीखा उसको रिफ्लेक्ट करके वो सीख सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि अभी तक आप अपने आप जो हो, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो पर्सनालिटी, जब उसको आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आप जान पाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इससे भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है बच्चों वो है बैरियर्स ऑफ लर्निंग। हमने बैरियर्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, उस तरीके से बैरियर ऑफ लर्निंग होता है। अगर अब देखते हैं कौन कौन सा। लैक ऑफ मोटिवेशन। मान लो बच्चों अगर बच्चे का मोटिवेशन ही डाउन है तो वो क्या सीखेगा, वो सीख ही नहीं पाएगा ना, वो लर्न ही नहीं कर पाएगा। तो पहला बैरियर से होता है पुअर कंसंट्रेशन। उसका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत पुअर है, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कि टीचर क्या बोल रहा है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, लर्निंग में बैरियर होता है। लैंग्वेज डिफिकल्टी, वो समझ नहीं पा रहा है कि टीचर क्या बोल रहा है या वो समझा नहीं पा रहा है खुद की बातों को लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, उसका मन ही नहीं है कोई चीज़ सीखने का, उसका पहले से ही मूड था कि मैं सीखूंगा ही नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं निगेटिव एटीट्यूड है लर्निंग के प्रति, तो फिर वो भी एक हमारे क्या होता है, बैरियर होता है। ठीक है, पुअर स्टडी हैबिट्स, अगर मान लो उसकी जो हैबिट्स रही हैं पढ़ने की वो बहुत खराब रही हैं तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं बैरियर होता है। ठीक है, हमारा फिजिकल और हेल्थ प्रॉब्लम, मान लो तबीयत नहीं ठीक है तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, बैरियर होता है हमारा, क्या होता है, लर्निंग का। इमोशनल प्रॉब्लम, मान लो उसको कोई स्ट्रेस या एंजाइटी है या डिप्रेशन से कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब ये सारी क्या होती हैं, हमारी बैरियर्स ऑफ लर्निंग होती है। ये बहुत इजी टर्म है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक बार इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। और आगे देखो, लैक ऑफ प्रायर नॉलेज। मैंने जैसे कि आपको बहुत प्रीवियस चीज़ों में बताया है कि लैक ऑफ प्रायर मतलब अगर पिछले से अगर चीज़ें आपको पता होती है तो हम नई चीज़ों से क्या करते हो, कनेक्ट करके अच्छे से समझ पाते हो। मान लो आप कोई नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, आपके पास प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं बैरियर होता है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, डिसलेक्सिया, उसको वर्ड ही समझ में नहीं आते हैं,
हाँ डिसलेक्सिया वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। डिस्ट्रैक्शन इन इन्वायरमेंट, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको होती है। इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड, तो इसलिए बच्चा सीख नहीं पाता है। अब टीचर क्या कर रहा है, आ रहा है सिर्फ लेक्चर दे रहा है, लेक्चर दे के चले जा रहा है, तो ये तो गलत चीज़ है ना। ये चीज़ लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, उसके पास सीखने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, बुक्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। मान लो उसके पास प्रोजेक्टर नहीं है, वो नई नई चीज़ें और जगहों पे लोग कंप्यूटर का यूज़ करके पढ़ ले रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ रहे हैं, वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा बैरियर होता है। फैमिली या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हो गया, पोवर्टी है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर है, ये सारी चीज़ें जो तो इसमें होती है। और कल्चरल डिफरेंसेस बच्चों, ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, जो आपकी लर्निंग होती है उसमें बैरियर्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लर्निंग थियरीज बच्चों, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो होल्ड योर ब्रीथ और ध्यान से सुनना। लर्निंग थियरीज साइकोलॉजी में आपको कविता मैम ने ऑलरेडी ये थियरीज एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं जस्ट ओवरव्यू देंगी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो बस ऐसे सुन लेना, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि थियरीज इन एजुकेशन डिड नॉट बिगिन इन अर्नेस्ट अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी, इससे पहले नहीं था, लेकिन फिर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई कि जो इंसान कोई सीख रहा है या कोई बच्चा सीख रहा है तो वो कैसे सीख रहा है। फिर अलग अलग लोग आए, फिर उन्होंने फिलोसोफर आए, उन्होंने अपना क्या किया, अलग अलग मतलब उन्होंने थियरीज दी कि उनके हिसाब से ऐसे सीखता है, कोई कहता है ऐसे सीखता है, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। पहला जो था आपका बिहेवियरिज्म थियरी। बिहेवियरिज्म वे स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ द रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पैव्लो। नाम याद रखना, कभी कभी पूछता है एमसीक्यू में, ये इंपॉर्टेंट है। पैव्लो एक्सपेरिमेंट विद द स्लाइवेटिंग डॉग इज अ फेमस वन। इसमें उन्होंने क्या कहता है, जो बेल रिंग नहीं था कि वो बेल बजाते थे फिर डॉग को स्लाइवेशन होता था, ये उस थियरी की बात कर रहा है। इससे कैसे सीखता है वो उससे एक्सप्लेन कर रहा है। फिर पैव्लो ने प्रिडिक्ट किया था कि डॉग वुड स्लाइवेट इन रिस्पॉन्स टू फूड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, बट ही नोटिस दैट हिज डॉग वुड begin to salivate whenever they heard the footstep of his assistant who was bringing them the food। ये कह रहे हैं, उन्होंने नोटिस किया था कि जब खाना लेके आते थे तब तो डॉग उनका स्लाइवेट करता ही था, लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जब खाना लेके आते थे जो उनका वर्कर था, जब उसका फुटस्टेप ऐसे होता आता था तो उसका फुटस्टेप भी जब सुनता था बिना खाना देखे तब भी उसको स्लाइवेट होना शुरू कर देता था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर कह रहा है पैव्लो ने क्या किया, स्टार्टेड फ्रॉम द आइडिया दैट देयर आर समथिंग दैट डॉग डज नॉट नीड टू लर्न। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ से ये देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डॉग को शुरू से सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को कहा था हार्डवेयर, मतलब उसको पहले से ही था, उसको सिखाना नहीं पड़ा था, लेकिन बस वो नोटिसेबल नहीं था, उसको थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत थी, वो ये कह रहा था। तो वही कह रहा है कि पैव्लो ने 1902 में क्या कहता है, स्टार्टेड फ्रॉम द आइडिया दैट देयर आर समथिंग दैट अ डॉग डज नॉट नीड टू लर्न। उसको ऐसा कुछ तो चीज़ें थी जो डॉग को सीखने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, डॉग डज नॉट लर्न टू स्लाइवेट। डॉग को कभी ये नहीं सिखाया कि स्लाइवेट कैसे करना है, ठीक है, जब वो खाना देखे, ये चीज़ उसके अंदर पहले से ही थी। तो ये चीज़ कह रहा है कि वो क्या होता है, हार्डवेयर्ड होता है, ठीक है। हार्डवेयर्ड का मतलब होता है कि बचपन से ही प्रेजेंट है, उसको कोई चीज़ इस चीज़ की सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। भी वह क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी जिसको हम बोलते हैं बच्चों। अब यही था कि जब हम कोई कंडीशनिंग नहीं रखे थे, हम लोग खाना लेके आते थे, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, स्लाइवेशन होता था, ठीक है, वो अनकंडीशनल हमारा क्या था, रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो था, बेल हम बजाते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, न्यूट्रल हो गया हमारा। लेकिन जब हम कंडीशनिंग करना शुरू किया था तो वहाँ पे क्या, जब भी हम बेल बजाते थे तो क्या करते थे बच्चों, हम उसको खाना देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता, स्लाइवेशन होता था। तो ये हमारा क्या होता, हमारा क्या, उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, बेल बजाया लेकिन खाना नहीं आया, लेकिन स्लाइवेशन फिर भी हुआ था। लेकिन स्लाइवेशन तो मैंने कहा कि जैसे उसके पहले से उसको किसी ने स्लाइवेट करना नहीं सिखाया, तो वो पहले से ही था। तो लर्निंग इननेट होती है, ठीक है। अब देखो क्या किया था, वही चीज को एक्सप्लेन किया गया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, द अनकंडीशनल स्टिमुलस इज ऑटोमेटिकली ट्रिगर रिस्पॉन्स। फूड इज ए अनकंडीशनल स्टिमुलस फॉर स्लाइवेशन। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था कि खाना लेके आए थे तो वो उसको देख के क्या किया, स्लाइवेट किया था, ठीक है। उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज द इंटेंशनल रिएक्शन दैट ऑकर व्हेन पर्सन इज ट्रिगर्ड बाय द अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्लाइवेशन इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फॉर फूड एज अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी बच्चों, मैम ने ऑलरेडी आपको कर दिया था। बस ये देखते हैं कि इसका नर्सिंग एजुकेशन में इस
क्लासिकल कंडीशनिंग के क्या इंप्लीकेशन थे। तो पहला देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्प अ टीचर टू एसोसिएट पॉजिटिव इवेंट विद लर्निंग। जो पॉजिटिव इवेंट होते हैं उसको आप लर्निंग से जोड़ते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग ये करता है कि आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं उसको आप लर्निंग के साथ जोड़ते हो। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, इट हेल्प इन अवॉइडिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर। जो बिहेवियर आपको सही नहीं लगता है उसको आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हो। एंड ऑल्सो हेल्प लर्नर इन रिकग्नाइज सिचुएशन, और सिचुएशन को समझने में और उसको क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, ये हेल्प करता है। अब देखते हैं कॉग्निटिव थियोरी। इसको किसने दिया था, जीन पियाजेट ने दिया था। A Swiss psychologist was particularly concerned with the way thinking develop in children। इन्होंने ये सोचा था कि बच्चों में किस तरीके से थिंकिंग डेवलप हुई थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने खुद क्या किया था, इनके खुद के जो बच्चे थे, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के नेचर को समझने के लिए जियान पेज ने क्या किया था, अपने खुद के उनके जो 3 बच्चे थे उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। कैसे, इन्होंने क्या किया था, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ही यूज्ड टू प्रेजेंट प्रॉब्लम टू देम। वो क्या करते थे, उनको प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स उनको देते थे और वो कहते थे उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर वो उस चीज को देखते थे कि उस प्रॉब्लम में उनके जो तीनों बच्चे थे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व रिस्पॉन्स स्लाइटली आफ्टर द सिचुएशन एंड अगेन ऑब्जर्व देयर रिस्पॉन्स। फिर उनके जो रिस्पॉन्सेज आते थे उस टाइम पे वो उन क्या करते थे, नोटिस करते थे। तो क्या कहते हैं, जियान पेजने को बहुत जानने की जरूरत है कि बच्चों में थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, ये जानना था उनको। तो उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने उन्हीं पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो उनको अलग अलग सिचुएशन में डालते थे, अलग अलग प्रॉब्लम में डालते थे। फिर वो नोटिस करते थे उनके जो तीनों बच्चे हैं वो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से होल्ड ऑन कर रहे हैं। तो ये चीजें थी। अब आगे देखते हैं। पियाजेट कॉल्ड दिस मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट क्लिनिकल, ये कहते थे इसको एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट क्लिनिकल इंटरव्यू। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना। Piaget believed that human also adapt to their physical and social environment which they live। इनका ये भी कहना था कि आप जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हो आप अपने आप को उसी तरह से अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, ये इनका मेन था। तो थोड़ा ध्यान देना, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो आप उसी तरीके से, या जिस सोसाइटी में आप रहते हो आप उसी तरीके से अपने आप को क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन बिगिंस सिंस बर्थ। ये कहते हैं कि जो अडॉप्टेशन का प्रोसेस होता है किसी इन्वायरमेंट में या किसी सोसाइटी में, वो जब से आप इस दुनिया में आते हो तब से ही शुरू हो जाता है। अब इन्होंने 2 मेन प्रोसेस दिए थे, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो देखते हैं एसिमिलेशन क्या कहता है। It refers to the process by which new object and event are grasped। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नई चीज़ें या कोई नया इवेंट क्या होता है आप सीखते हो, इनकॉर्पोरेटेड विद इन द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम और स्ट्रक्चर। आप इसमें क्या करते हो, नई चीज़ें सीखते हो और नए इवेंट्स को सीखते हो, इसमें इंगेज होते हो और उसको अपने लाइफ में उतारते हो। ठीक है, और एकोमोडेशन में क्या होता है, आपके पहले ही कुछ सीख रखा था उसमें आप मॉडिफाई करते हो। ठीक है, उसमें कंपैरिजन करते हो और फिर उसको उसमें लेके आते हो। तो इसमें आप नई चीज़ें सीखते हो, लेकिन इसमें पुरानी चीज़ों में आप क्या, एकोमोडेशन में क्या करते हो, पुरानी चीज़ें जो आपके पास नॉलेज थी उसमें आप मॉडिफिकेशन करके फिर उसको अपने अंदर ग्रैप्स करते हो। तो ये चीज़ कहते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। एलिमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट इन डेवलप। सबसे पहले मैच्योरेशन होता है, फिर बच्चा उसको एक्सपीरियंस करता है, फिर सोशल ट्रांसमिशन करता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये इसके क्या थे, स्टेजेस थे, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चा सबसे पहले छू के या वार्म से, हक से, छोटा बच्चे जो होता है 0 to 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में ऐसे सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो क्या करता है, चलना सीखता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखना सीखता है, और लास्ट में कंक्रीट वो कंपैरिजन, मैथमेटिक्स और सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगता है। तो ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब सोशल लर्निंग थियरी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सोशल लर्निंग थियरी सेज दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर, इमिटेटिंग देयर एक्शन एंड सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज एक्शन। अल्बर्ट बंडूरा का कहना था कि लोग क्या करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों की नकल करके, और उनको जो वो कर रहे हैं उनसे उनको क्या मिल रहा है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेज हो कि बुरा कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है, उस बेसिस पे इंसान सीखता है। ये इनका क्या था, सोशल लर्निंग थियरी, जिन्होंने किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, ये क्या कहते हैं इनका कि अल्बर्ट बंडूरा ने इसको प्रपोज किया था। ये कहते हैं कि
जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू होती है। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, पर इन्वायरमेंट से बिहेवियर हमारा इन्फ्लुएंस होता है, पर्सनल फैक्टर और बिहेवियर, इन तीन चीज़ों से हमारा क्या होता है, बिहेवियर हमारा इन्फ्लुएंस होता है। रोल मॉडल इज आर इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अफेक्ट वेदर द बिहेवियर विल बी रिपीटेड। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसमें क्या होता है, अल्बर्ट बंडूरा का क्या था, इन्होंने कहा था कि हम अपना कोई रोल मॉडल है, मान लो हम किसको ले लें, हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ले लेते हैं, बिकॉज हम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। तो हमने उनसे, जब उन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी तो उन्होंने कहा था सैनिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा अफेक्ट पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट से रहे तो कहीं ना कहीं पेशेंट जो होगा वो साइकोलॉजिकल अच्छा होगा तो ठीक हो। तो कहीं ना कहीं हमने उनको एज अ मॉडल मांगा, जिसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन आया, प्रोफेशनल हमारा आया, ठीक है। तो इसमें क्या था, हम उनको ऑब्जर्व किए, हमने उनकी नकल की कि उन्होंने इतना अच्छा किया था तो हम भी करेंगे, ठीक है। और उन्हें उससे क्या किया, तुमने देखा कि उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई थी, तो तुमने देखा, फिर लोगों ने उनकी सराहना की, तुमने देखा यार उन्होंने ऐसा किया तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला था। तो कहीं ना कहीं एज अ नर्सिंग प्रोफेशन में तब भी हम आए कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसमें इंसान देखता, ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, अपने एक रोल मॉडल बनाता है, उसके बाद फिर क्या करता है, रोल मॉडल के हम देखते हैं कि उसको रीइंफोर्समेंट कैसे मिलता है, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर पॉजिटिव मिलता है तो लोग उसको ज़्यादा अपनाना पसंद करते हैं, निगेटिव मिलता है तो बहुत मतलब रेयर केस में लोग अपनाते हैं, अदरवाइज नहीं। फॉर प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, हम कोई चीज़, पहले कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करते हैं तो उस पर अटेंशन देते हैं, फिर उस पर रिटेन करते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, लर्नर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द बिहेवियर, फिर हम वो करने की कोशिश करते हैं, और फिर मोटिवेशन, फिर हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि जब हम करके देखते हैं हमें अच्छा लगता है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, अ चाइल्ड लर्न टू से थैंक यू बाई वॉचिंग पेरेंट्स एंड टीचर। अगर कोई बच्चा धन्यवाद कहना सीखता है, अगर उसके पेरेंट्स और उसके टीचर ये चीज़ कर रहे हैं तो वो बच्चा इमिटेट करता है, बिकॉज उनको देख रहा होता है कि उनके पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे होते हैं तो वो भी कर रहा होता है। तो अल्बर्ट बंडूरा का यही था कि दूसरों को देख के, ऑब्जर्व करके, उनकी नकल उतार के जो इंसान सीखता है वही होता है लर्निंग। लर्निंग इसी तरीके से होती है, ये अल्बर्ट बंडूरा कहते थे। अब ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी में क्या था, इसमें ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी सेज दैट लर्निंग हैपन बेस्ट व्हेन अ पर्सन्स होल सेल्फ फीलिंग, उसकी नीड्स, गोल, सेल्फ स्टीम इज रिप्रेजेंटेड। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी क्या करता है कि लर्निंग किस तरीके से होती है, लर्निंग तब होती है जब कोई पर्सन क्या करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है, खुद के बारे में, उसकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी गोल्स क्या है। जब वो खुद की पर्सनल ग्रोथ पे, उसको सेल्फ, मतलब वो ये देखता है ना कि वो खुद के बारे में सोचता है। जब आप मैस्लो हायरार्की पढ़ रहे थे तो उसमें भी देख रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो, जब लास्ट वाले पे सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचता है, वही चाहता है लाइफ, जहां पे उसको ये मिलना शुरू होता है, वो ये थियरी जो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब्राहम हायरार्की ऑफ नीड की कंट्रीब्यूशन और कार्ल रॉगर्स पर्सनल सेंटर्ड लर्निंग, ये दो चीज़ें जो होती है ये इस थियरी को, ह्यूमनिस्टिक थियरी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब की प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, इसमें भी वही चीज़ें बच्चों की, इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, फीलिंग्स और इमोशंस पे ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दिया जाता है, इसमें कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसमें टीचर को ही फैसिलिटेटर माना जाता है, लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फ्रीडम टू चूज एंड एक्सप्लोर, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें होना ज़रूरी है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, तो बॉडी का, माइंड का एंड इमोशन का, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बहुत ज़्यादा क्या था, इंपॉर्टेंस था। मैंने बताया कि इसमें मैस्लो जो मैस्लो थे उनके जो कंट्रीब्यूशन था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेन आइडिया, लर्निंग क्या होती है, पर्सनल होती है, लर्नर मस्ट फील सेफ, वैल्यूड एंड मोटिवेटेड, एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सन, एनकरेजेस क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। ये नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग ले लेना। अब बच्चों हम अपने जो पार्ट 2 है यूनिट फर्स्ट का, उसके लास्ट तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अप्रोचेज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट में एजुकेशन का भी मैंने बताया था, तो एजुकेशन का कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है बच्चे, तो उसमें भी लेटेस्ट अप्रोच था, इसमें भी लेटेस्ट अप्रोच है, तो ये लर्निंग का है, ध्यान रखना। तो पहला जो हमारा था, कोल्ब्स ने दिया था, पहला जो हमारा था वो क्या था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो हम करके सीखते हैं
वो होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लर्नर्स गेन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। कह रहा है लर्नर नॉलेज तब गेन करता है जब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, ठीक है, जब वो खुद रिफ्लेक्ट करता है, कोई चीज़ उसने महसूस की, उसने वो चीज़ सोचा और उसने रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट किया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन खुद करके देखा, तब उससे सीखता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, जो 4 स्टेजेस है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। इसमें क्या करता है, पर्सन जो करता है करके एक्सपीरियंस, मतलब क्या करता है, खुद करता है और उससे एक्सपीरियंस गेन करता है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर जो एक्सपीरियंस उसने किया वो उसके बारे में सोचता है, थिंकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, फिर उसके बारे में सोचता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो अच्छा था, वो बुरा था, क्या था ये चीज़, ठीक है। फिर ऑब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, फॉर्मिंग आइडियाज। अब क्या करता है, उसके बारे में वो सोचता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया अच्छा या बुरा, या उसके बारे में जो भी उसको इनर फीलिंग आई थी, फिर उसके बारे में वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, तो इससे मैं ये आइडिया ले सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अच्छा हो सकता है ये चीज़। फिर उसके बाद उस पर क्या करता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद फिर क्या करता है, जब वो सोच लिया तो वो नए सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देखता है, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, कोल्स एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंशियल लर्निंग में 4 इसके क्या थे, स्टेजेस थे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या थे, लर्निंग जो होता है एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता, मतलब खुद करके सीखना पड़ता, अपने आप नहीं होता। लर्नर्स इज इन्वॉल्व इन रियल एक्टिविटी, इसमें जो लर्नर जो सीखना चाहता है वो रियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। फोकस ऑन रिफ्लेक्शन एंड अप्लीकेशन, ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन का बोला कि उसने एक्सपीरियंस किया तो फिर वो उसको अपने आप में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करे कि वो अच्छा था कि बुरा था। अब अच्छा बुरा जाने का और उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या किया, वो अप्लाई करके देखेगा न्यू सिचुएशन में कि उसके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसके बाद क्या होगा, जब उसने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद उसको प्रॉन्स एंड कॉन्स पता चले, जिसकी वजह से फिर क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके लिए वो एनकरेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बिल्ड करेगा प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है, क्योंकि ये डूइंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग है, तो प्रैक्टिकल स्किल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा आता है, पहला हमारा था एक्सपीरियंशियल, दूसरा हमारा रिफ्लेक्टिव लर्निंग। रिफ्लेक्टिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें मीन थिंकिंग डीपली अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस। तुमने कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अब उसके बारे में आप सोच रहे हो, तुमको किसी ने ऑनेस्ट बोला, ठीक, तुमको किसी ने ऑनेस्ट बोला तो तुम अपने माइंड में सोचो कि उसने तुम्हें ऑनेस्ट क्यों बोला, ठीक है। तुम खुद के जो थॉट है उसको तुम सोच रहे हो, या तुमने कहा कि तुमको नर्सिंग करनी है, ठीक है, अब तुम ये सोच रहे हो कि तुमको नर्सिंग करनी है, तुमने ये चीज़ सोचा, तो तुम ये सोचो ना कि तुम नर्सिंग क्यों कर रहे हो। अच्छा मैंने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं नर्सिंग करनी है, ये चीज़ मतलब खुद के थॉट्स को ये रिफ्लेक्ट करने की बात कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड हाउ डू यू कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, और ये अगली बार तुम कितने मतलब किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। इट इज लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन, मतलब खुद के थॉट को समझ के सीखना, रिफ्लेक्टिव लर्निंग। आपकी फीचर, थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्शन, मान लो तुम अपने प्रीवियस में कोई चीज़ किए, उस एक्शन के बारे में सोच रहे हो, सॉरी बच्चों। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पहचानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलतियों से आप सीख रहे हो। इम्प्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, अपने फ्यूचर में जो भी परफॉर्मेंस करेंगे उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हो। एनकरेजेस सेल्फ अवेयरनेस, आप जितनी चीज़ें जानते हो उससे और ज़्यादा अपने आप को एनकरेज कर रहे हो कि आप और अच्छा जान सको। ये एक है बेटा, व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग इट, हाउ इफेक्टिव इट, हाउ आर स्टूडेंट रिस्पॉन्डिंग, और हाउ कैन यू डू इट बेटर। ये अगर आप साइकिल में बना के आ जाते हो ना, तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग की डेफिनेशन यही थी, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है कि आप व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप कैसे उसको इफेक्टिव बना सकते हो, बच्चा उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, और आप उसको और कितनी अच्छी तरीके से कर, क्योंकि आप अपने थॉट में ये चीज़ सोचे हो, तो यही चीज़ सोच के आप वो चीज़ कर रहे हो, तो उसके बाद आप सीख रहे हो, तो ये चीज़ आपकी एक साइकिल में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, जो रिफ्लेक्शन आपका लर्निंग है, वो गिब्स ने एक साइकिल दिया था, वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हुआ जब आपको पता चला कि कुछ तो हुआ, उसके बाद व्हाट इमोशन कम, उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ, अच्छा या बुरा, उसके बाद फिर आपने इवोल्यूएट किया कि व्हाट उसमें क्या अच्छा था, आपको इतना तो फील हुआ कि कुछ अच्छा था कुछ बुरा, मान लो आपको लगा कि कुछ अच्छा था, तो फिर आप सोचोगे ना कि क्या अच्छा था, ठीक, उसको एनालाइज करोगे कि कौन सा फैक्टर था जो उसको अच्छा बना रहा था, ठीक है, और कौन सा पैटर्न था जो उसको अच्छा बना था, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छा था, आप ये सोचोगे, फिर उसको कंक्लूड करेंगे कि ये अच्छा हो रहा था, तो ये उसमें फिर कंक्लूड करके ये अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, आप
आपने उससे क्या सोचा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उसको एक्शन में लेके आओगे कि हाँ वो अच्छा हुआ था, व्हाट स्टेप आप अब नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से कैसे बना सकते हो और अपने लाइफ में उसको कैसे लेके आ सकते हो, ये चीज कह रहा। तो गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल जो होता है वो यही चीज कह रहा था। जो प्रीवियसली मैंने जितनी भी चीजें बताई ये चीज भी वही एक्सप्लेन कर रहा है, बट इन्होंने ये चीज दिया था तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। बच्चों को सिमुलेशन बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो पहले देख लेना ये कि जो मैं बता रही हूँ सिनेरियो बेस्ड। तो सिनेरियो बेस्ड क्या कहता है कि सिनेरियो बेस्ड लर्निंग इज अ मेथड इन विच लर्नर आर प्लेस्ड इन रियलिस्टिक सिचुएशन, मतलब सिनेरियोज में उसको हम डालते हैं, रियलिस्टिक सिनेरियोज में, एंड दे लर्न बाय मेकिंग डिसीजन। वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनसे उन्हें क्या रिजल्ट मिला, ठीक है, वो एक्शन उन्होंने डिसीजन लिया उससे उन्हें क्या। इट इज लर्निंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें लर्निंग कैसे होती है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हम जनरेट करते हैं उससे हम सीखते हैं, ठीक है। इसके क्या था, की फीचर्स क्या थे, इसमें हम रियल या स्टिमुलेटेड सिनेरियो को हम लोग लेके आते हैं, अपना इसमें डिसीजन, लर्नर क्या करता है, खुद डिसीजन लेता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बाद सेफ इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करता है स्किल्स को, और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, और हाईली इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव होता है। ये आगे बताती हूँ कैसे। तो एक देखते हैं स्टेप्स इन सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। तो पहले क्या, मान लो किसी बच्चे को हमने कोई सिनेरियो प्रेजेंट किया, उसके बाद वो लर्नर क्या किया, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, ठीक है, उसने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके बाद उसने क्या किया, डिसीजन लिया कि हाँ हमें ये एक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, जब उसने एक्शन ले लिया तो फिर वो देखेगा कि उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले थे, अच्छा निकला था कॉन्सिक्वेंस या बुरा निकला था, क्या कमी रह गई थी, क्या उसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया, जब वो ये सारी चीज़ें कर लेगा तो फिर वो अपने थॉट्स को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि उसमें क्या अच्छा गया और क्या वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। और लास्ट में क्या कहता है, वो फीडबैक लेता है कि उसने जो वो सीखा उससे क्या सीखा, अच्छा कि बुरा, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो कोई नर्सिंग स्टूडेंट है जिसको हमने कहा कि नर्सिंग स्टूडेंट मैनेजिंग अ पेशेंट विद चेस्ट पेन थ्रू अ केस सिनेरियो, ठीक है, स्टूडेंट डिसाइडिंग व्हाट टू डू ड्यूरिंग फायर इमरजेंसी। ये सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, इस टाइम पे बच्चा जो भी प्रोसेस कर रहा होगा वो हमारा कहीं ना कहीं आता है सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में। बेनिफिट्स क्या है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करेगा, आपका कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा, थियरी को रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाओगे, आपका टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और आप लर्नर्स जो है वो रियल लाइफ में उस कॉन्सेप्ट को या किसी सिचुएशन में उस कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। तो सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड वेयर लर्नर प्रैक्टिस स्किल इन कंट्रोल्ड रियलिस्टिक इन्वायरमेंट यूजिंग मैनिक्विन्स, मॉडल्स एंड वर्चुअल सिमुलेशंस और रोल प्ले विदाउट रिस्किंग रियल पेशेंट और रियल लाइफ हार्म, ठीक है। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, लर्नर जो होता है वो क्या यूज करता है, रियल लाइफ सिनेरियो बनाते हैं उसमें, और इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में या एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मैकिन्स या मॉडल्स का यूज करके या वर्चुअल कोई सिनेरियो बना के या रोल प्ले के थ्रू पे हम सीखते हैं। इसमें हम रियल पेशेंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मैकिन्स पे हम CPR का प्रोसेस सीख रहे हैं या बच्चों पे हम कोई प्रोसेस सीख रहे हैं, डायरेक्टली हम रियल पेशेंट में ना करके इसमें मॉडल्स का यूज़ करके सीखते हैं। की पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है लर्नर्स की वो सिर्फ सेफ इन्वायरमेंट में होती है। इसमें मैनिक्विन्स, वर्चुअल रियलिटी, मॉडल्स और सिनेरियोज का यूज़ करते हैं। हेल्प्स डेवलप क्लिनिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों डेवलप करने में हेल्प करता है। मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड विदाउट रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। सिंपल सी बात है, अगर हम मैनिक्विन्स या मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं तो रियल लाइफ पेशेंट पर नहीं कर रहे हैं, तो रियल लाइफ जो पेशेंट है उनसे कोई हार्म नहीं होगा, तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग, मेडिकेशंस एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिमुलेशन बच्चों, लो फिडिलिटी सिमुलेशन इसमें सिंपल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि हम कोई आर्म यूज कर रहे हैं उसमें आईवी इंसर्शन सीखने के लिए। मीडियम फिडिलिटी सिमुलेशन क्या होता है, इसमें मैनिक्विन्स यूज करते हैं जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मान लो उसमें ब्रीदिंग आ रही है, पल्स आ रही है, तो ये हमारे कहते हैं मीडियम फिडिलिटी। हाई फिडिलिटी में क्या होता है, इसमें एडवांस मैनिक्विन्स यूज करते हैं जो बहुत रियलिस्टिक, तो वो रियल लाइफ ह्यूमन बींग्स की तरह ही, मतलब उनका जो फीचर सारी बनाए जाते हैं, ब्रीदिंग हो रही होती है, सर्कुलेशन चल रहा होता है, उसमें हम एक रियल सिनेरियो बना के CPR का प्रोसेस सीख सकते हैं, तो वो हाई फिडिलिटी होता है। कंप्यूटर बेस्ड भी होता है बच्चों, और रोल प्ले के थ्रू हम सीखते हैं, तो ये हमारा होता है सिमुलेशन बेस्ड। अब स्टेप्स इन प्रिपेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे करना है, सिमुलेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, फिर से हम डिस्कस करेंगे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और लास्ट में हम देखेंगे उससे हमने क्या सीखा।
ठीक। बेनिफिट क्या होता है, इससे भी बच्चों हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, क्लिनिकल जजमेंट हमारा इंप्रूव होगा, रिड्यूस हो गए एरर्स रियल पेशेंट में, एनहांस करेगा टीम वर्क और कम्युनिकेशन को, और कनेक्ट करेगा थियोरी को रियल लाइफ प्रैक्टिसेस से। ठीक है। और ब्लेंडेड लर्निंग, अब बच्चों ब्लेंडेड लर्निंग, हमारे पास ब्लेंडेड लर्निंग जो होता है इसमें टीचिंग मेथड डेट कंबाइंड ट्रेडिशनल मतलब फेस टू फेस जैसे हम क्लासेस में पढ़ते थे वो, और क्लासरूम लर्निंग ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, मतलब इसमें फेस टू फेस जो हम टीचर ट्रेडिशनल वे में पढ़ते थे और ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा होता है ब्लेंडेड लर्निंग। इट मीन्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये याद रख लेना बस। ठीक है। इसमें क्या होता है, की फीचर्स क्या है, इसमें क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग इन दोनों का क्या होता है, मेल होता है। फिर लर्नर्स कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर थ्रू डिजिटल कंटेंट, टीचर्स एक्ट एज ए गाइड, यहाँ पे टीचर गाइड किया फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, और लर्नर क्या कहीं भी किसी भी वक्त कहीं से भी पढ़ सकता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है और पर्सनलाइज होता है, उसको जो जब पढ़ना, ये नहीं कि मैथ का पहले तो मैथ ही पढ़ना, ये वो, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपका जो मन आप वो पढ़िए, और जिस स्पीड से आपका मन है उस स्पीड से पढ़िए। इसमें हम वीडियो का यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं, क्विजेस, क्लासरूम एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं बच्चों। और टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग में होता है क्या, रोटेशन मॉडल, स्टूडेंट्स स्विच बिटवीन ऑनलाइन एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़। इसमें कभी कभी क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं ऑनलाइन वे में उसको दिखाते हैं, तो ये हमारा होता है रोटेशन मॉडल। फ्लेक्स मॉडल में क्या होता है, मोस्टली ऑनलाइन होता है और उसमें टीचर्स सपोर्ट एज नीडेड, ऑनलाइन ही होता है, बस इसमें टीचर्स क्या करते हैं टीचर्स जो वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, स्टूडेंट लर्न कंटेंट ऑनलाइन एट होम, प्रैक्टिस इन क्लास, घर पे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और वापस वो क्या करते हैं क्लास में आके उसको प्रैक्टिस करते हैं। एनरिच्ड वर्चुअल मॉडल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल एंड ओकेजनल इन पर्सनल क्लासेस। ये सारे आपके टाइप्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो मन जैसे मन जो सब्जेक्ट जहाँ पढ़ने का मन है वहाँ पढ़ सकते हो, कोई आपके ऊपर नहीं है कि आप मैथ्स के बल में मैथ्स ही पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। आप अपने घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको उस टाइम पे जो भी फील हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है आप पढ़ सकते हो, और आप अपने हिसाब से स्पीड भी कर सकते हो कि कम स्पीड पर पढ़ना है या हाई स्पीड पर पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट का इंगेजमेंट होता है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा मतलब बोरिंग नहीं होगा, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो तो वो बच्चों का एंगेजमेंट कहीं ना कहीं एनहांस करता है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मैंने कहा अपने हिसाब से बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, बेटर यूज़ करेगा टेक्नोलॉजी का, सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, अलग अलग बच्चे की अलग अलग स्टाइल होती है सीखने की, तो वो उसको क्या कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। टाइम और रिसोर्सेज को भी ये बचा रहा है। थैंक यू बच्चों, अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपको सेकेंड यूनिट पढ़ाऊँगी असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे या कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको उसको दोबारा बता दूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच।